साइंसेज, एक एक ऑल इंडिया। बैठ जाइए, मैं सबको आई विल गेट बैक टू यू, बैठिए। प्लीज सिट डाउन सर, आई एम देयर टू टेक केयर। प्लीज टेक। सभापति जी, आपसे मैं संरक्षण चाहूंगा। मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं इनकी भावनाओं की। यहां पर डिमांड फॉर ग्रांट्स 2024-25 जो लोकसभा में चर्चा में आया और जो 2 अगस्त को यहाँ डिमांड फॉर ग्रांट्स की जो चर्चा हुई, उसमें हमारे लोकसभा के वरिष्ठ साथियों ने बहुत विषयों पर प्रकाश डाला और चर्चा में भाग लिया। और चर्चा में 2 तरीके के सुझाव आए। कुछ सुझाव तो जनरल नेचर के थे, जो साधारणतः सुझाव के दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग को इंगित करने के लिए हमारे सदस्यों ने दिए थे, और कुछ सुझाव स्पेसिफिक रूप में इंगित करके हमारे साथियों ने रखा है। लगभग 57 लोकसभा के सदस्यों ने, सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया है। सबसे पहले तो मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके महत्वपूर्ण सुझाव और उन्होंने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उस पर विभाग को भी गौर करने का उन्होंने मौका दिया है। मैं उनके सुझावों के लिए, उनके सजेशंस के लिए, उनके महत्वपूर्ण वैल्यूएबल सजेशंस के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ जो मैंने सभी सुझावों को कुछ भागों में बांटा है, उसमें से बहुत सारे सदस्यों का सुझाव 2 विषयों पर था। एक तो हेल्थ का बजट बढ़ाया जाए और दूसरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम किया जाए। मैं इस सुझाव का जहां स्वागत करता हूं, वहीं मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने, जो एक प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, और इसीलिए 2014 से ही सभी विभागों की तरह स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रोएक्टिव होकर के इस पर पूरी दृष्टि डाल करके बजट एलोकेशंस के बारे में चिंता की और चर्चा की है। मैं यहां अगर आपको बताना चाहूंगा कि बजट को हम लोगों ने किस तरीके से देखा, तो 2013-14 में बजट 33,278 करोड़ रुपए थे। आज वही बजट 90,958 करोड़ रुपए हो गया है। यानी हेल्थ को क्या प्रायोरिटी दी गई है, और ये एलोकेशन लगभग 164%, 164% का इजाफा इंक्रीज हुआ है। यह अपने आप में बताता है कि हमने प्रायोरिटाइज करने में हेल्थ को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसी तरीके से जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें भी लोकल गवर्नमेंट्स के तरफ से खर्च करने के लिए 70,051 करोड़ अलग से एलोकेट किए गए हैं, ताकि लोकल गवर्नमेंट्स भी अपने तरीके से हेल्थ के सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान कर सके। मैं इस सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि नेशनल हेल्थ मिशन, वो टोटल बजट का लगभग, जो नेशनल हेल्थ मिशन स्टेट्स को इस बात के लिए ताकत देता है कि वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, लॉजिस्टिक्स को मजबूत करें, उस सारे को करने के लिए टोटल हेल्थ बजट का 55% एनएचएम के माध्यम से खर्च होता है। इसको भी हमको ध्यान में रख करके, हमको जब हम बजट एलोकेशन की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री PMSSY
उसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक पिछले 10 सालों में 13,900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और उसके माध्यम से भी हमने टर्शरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए कार्य को आगे बढ़ाया है। जो हमने 2017 के अपने हेल्थ पॉलिसी में कहा कि हमारा 2.5% हेल्थ का बजट खर्च होगा, मुझे खुशी है आज ये बताते हुए कि हम तीव्र गति से उसमें आगे बढ़ रहे हैं और 1.1% ऑफ द जीडीपी से अब वो बढ़ करके 1.9% हो गया है, रीचिंग 2%, और उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। कभी खुश तो हो जाइए दादा, कभी तो खुश हो जाइए। मैं यहां पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इसके बारे में भी बहुत से इंटरवेंशंस किए गए जिसके तहत आयुष्मान भारत, फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, फ्री स्क्रीनिंग, इन सब पर बल दे करके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने 62% से रिड्यूस करके 47.1% पहुंचाया है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आज वो कम हो रहा है। मैं ये आंकड़े देने पर ये नहीं कह रहा हूं कि हम रुक गए हैं। दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस विद द सेम अमाउंट ऑफ प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी में भी कोई कमी नहीं आने वाली है और हम उसको उसी गति से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए कटिबद्ध हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जो 4 मिशन मोड के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 4 हैं। सबसे पहला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय। ये जो जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत, इस योजना के तहत हम सब लोग जानते हैं कि 12 करोड़ परिवार यानी 55 करोड़ से ज्यादा लोग, यानी भारत की 40% की आबादी। और ये कौन है लोग? वो गरीब लोग जो बिल्कुल ही मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। और इसमें यह भी बताया गया है कि बाय प्रोफेशन से भी जोड़े गए हैं और जो कास्ट सेंसस नहीं, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक सेंसस है, उसके तहत हम लोगों ने इनको जोड़ने का प्रयास किया। और मैं कई बार बोलता हूं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेडी वाला, बस का ड्राइवर, क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, लिफ्टमैन, होटल में काम करने वाला वेटर, ऐसे गरीब लोग, 12 करोड़ परिवार, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए का एनुअल हेल्थ कवरेज देने का कार्यक्रम आयुष्मान भारत के तहत दिया गया है। और उसी तरीके से आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसको भी स्थापित करने का काम किया गया है। और इसकी संख्या कितनी है? 1,73,000, 1,73,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसको भी हम लोगों ने खड़ा करने का काम किया है। और इसके साथ साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम लोगों ने, जिसे हम ABDM कहते हैं, उसमें हम लोगों ने 4 रजिस्ट्रीज को, आप ध्यान में लीजिएगा कि यह हेल्थ सेक्टर के लिए एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कहते हैं तो उसकी 4 रजिस्ट्रीज हैं, यानी एक ही प्लेटफॉर्म में हमको आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मिलेगा। यानी हर पेशेंट का, हर व्यक्ति का, उसका अकाउंट, उसका मेडिकल हिस्ट्री, उसके मेडिकल और उसकी पूरी की पूरी सीक्रेसी, उसकी पूरी की पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट इज ऑल्सो मेंटेन्ड, और वह एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। उसी तरीके से हेल्थ केयर के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वह भी एक ही प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्री में मिलेंगे। और उसी तरीके से हेल्थ ड्रग्स के भी, यानी जितने भी केमिस्ट की फैसिलिटीज हैं वह भी एक ही फैसिलिटी के तहत मिलेंगे। और हमारे जो
हेल्थ के फैसिलिटीज हैं यानी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वह भी एक ही फैसिलिटी में मिलेंगे। यानी एबीडीएम के 4 रजिस्ट्रीज होंगे और उसके 3 गेटवेज होंगे। मैंने पहले भी एक प्रश्न में बताया था, एक होगा नेशनल क्लेम एक्सचेंज NCX, दूसरा यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस और तीसरा जो है वो कंपनसेशन देने के लिए उसके लिए कंसेंट मैनेजर। ये 3 गेटवेज के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ सभापति महोदय जी और आपके माध्यम से कि हमारा PM भीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भीम योजना, भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके तहत भी हमारे लॉजिस्टिक्स हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तीव्र गति दी जा रही है और उसको ताकत देने का काम हेल्थ सेक्टर में किया जा रहा है। ये भी मैं बताना चाहता हूं। जो दूसरे इनिशिएटिव्स हैं उन इनिशिएटिव्स की बात करें तो NHM में हम सभी प्रदेशों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट हम देते हैं और वो टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट के माध्यम से जो हमारे सब सेंटर्स हैं, जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जो हमारे PHCs हैं, जो हमारे CHCs हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इन सबको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देने का काम हम ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत NHM के तहत हम कर रहे हैं। ये भी मैं बताना चाहता हूं। एक बात टर्शरी हेल्थ केयर में मैं जरूर बताना चाहता हूं, जिसमें एक बहुत लंबी छलांग टर्शरी हेल्थ केयर में लगाई गई है, वह मैं कहना चाहता हूं और मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि जब जब NDA की सरकार आई है हम लोगों ने टर्शरी हेल्थ केयर को भी जहां पूरी ताकत दी है वहीं हम लोगों ने प्राइमरी हेल्थ केयर को भी पूरी ताकत दी है। यह भी मैं बताना चाहता हूं। जब NDA की पहली सरकार आई उसके पहले एक एम्स होता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। जब अटल जी की सरकार आई तो 6 साल के अंदर 6 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खुले और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इनको अप्रूवल दी गई है। 18 ऑपरेशनल है और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का काम चल रहा है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पर यह भी आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान, जरा 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 धैर्य रखो, जरा 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 धैर्य रखो, जरा धैर्य रखो। 22 में से 18 ऑपरेशनल हैं, 18 ऑपरेशनल हैं और 4 पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एक ऑल इंडिया, बैठ जाइए, मैं सबको, आई विल गेट बैक टू यू, बैठिए। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 2000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ रुपीस एक पर खर्च हो रहा है। दूसरा recurring amount, please sit down sir, I am there to take care, please take सभापति जी आपसे मैं संरक्षण चाहूंगा। मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं। इनको भी इतनी शालीनता होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों की भावनाओं की भी कदर करें, इसकी इनको चिंता करनी चाहिए। अब मैं अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करना चाहता हूं। मैं जब अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करता हूं तो 157 मेडिकल कॉलेजेस आउट। मंत्री जी एक मिनट, माननीय सदस्य एक मिनट माननीय सदस्यगण,
इस विषय पर डिबेट पर सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय भी दिया था और जो माननीय सदस्य नहीं बोल पाए उनको भी पर्याप्त समय दिया। अब हम सदन में गरिमा रखें, जब आपने कोई मुद्दे उठाएं माननीय मंत्री जी उन मुद्दों का जवाब देंगे। बीच में नहीं माननीय मंत्री जी, बीच में नहीं। देखिए, मैं सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति करनी है तो आप राजनीति कीजिए, अगर सच्चाई सुननी है तो मैं पूरी ईमानदारी से सारी बातें आपको बता रहा हूं जिसको आपको सुनना पड़ेगा। 157 मेडिकल कॉलेजेस, 157 मेडिकल कॉलेजेस इन वन गो। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 387 मेडिकल कॉलेजेस इस देश में थे और आज 731 मेडिकल कॉलेजेस हैं। 731 मेडिकल कॉलेजेस हैं और यहां अगर मैं यूजी सीट की, प्लीज सर, प्लीज सिट डाउन, let me answer. Now sit down, Raghavan. I know what you want to say. Please. Oh, Deb. Oh, my MP, please sit down. I'm talking something very serious. तो मैं ये बताना चाहता हूं, यूजी he does not understand. The member, the honorable member, such a senior member, does not know that this is under PMSSY, which is from the central budget. And now I would like to say about the undergraduate seats. When I talk about undergraduate seats, the seats have increased from 51,348 to 1,12,112 seats. And this is in PG, and the increase is 118%. And I would like to inform the honorable member, when I am talking about these medical colleges opened by the government. I am talking about the government medical colleges. I am talking about 157 new medical colleges which we have opened. From 387, now it is 731, that we have to understand. And when I talk about the PG seats, it is from 133%, which is 31,185 seats, to from 72,627 seats. Friends, and the strengthening of the health infrastructure, the strengthening of the health infrastructure. अब उसमें strengthening of the infrastructure. मैं कुछ नहीं जा रहा, प्लीज। अगर मैं कहूं तो रूरल एरिया में सब सेंटर्स 14,255 बनाए गए हैं, 14,255, which is an increase of 9.4%. उसी तरीके से PHC 2,106, which is an increase of 8.6%, और CHCs 899, which is an increase of 17.33%. मैं अगर अर्बन एरियाज की बात करूं तो 108
1869 ये PHCs बनाए गए। 107%, CHCs 233%। मैं इनको लिस्ट भिजवा दूंगा। I will send you the list, Mr. Kalyan Banerjee. Now please sit. कल्याणी में तो सबसे बड़े एम्स खुला है, इसको कल्याणी भी नहीं पता है, एम्स नहीं खुला हुआ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप कुछ नहीं बोले बीच में। ये डिबेट होनी है या ये डिबेट हो रही है या मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? ये डिबेट है। नो, मैंने मंत्री जी इनको अलाउ नहीं किया, आप तो बोलिए। मैं जब अलाउ करूं जब होगा ना। मैं माननीय मंत्री जी, सर ठीक, किसी भी माननीय सदस्य, मैं माननीय, एक मिनट मान, जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जब तक मैं किसी माननीय सदस्य को अलाउ नहीं करूं, और जनरल परंपरा रही है कि माननीय सदस्य जब अपनी बात कह रहे हो तो माननीय सदस्य बीच में सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछें। माननीय मंत्री जी, मिनिस्टर तैयार हो सकते हैं, स्पीकर तैयार नहीं है। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये अगर मैं बताऊं, मुझे सदस्य को ये बताना है कि प्रधानमंत्री PMSSY में स्वास्थ्य के योजना में जो मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं वो केंद्र के नोटिफिकेशन से खोले गए हैं और केंद्र ने खोले हैं और सेंट्रल कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया है। और ये बहुत पढ़े लिखे सदस्य हैं, इनको मालूम नहीं है what the scheme of PMSSY is. The PMSSY scheme gives all India Institute of Medical Sciences and PMSSY gives new medical colleges and PMSSY gives super specialty blocks and all is determined by the central government headed by नरेंद्र मोदी जी। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं अगर बात करूं सब डिविजनल हॉस्पिटल्स की, वो 172 यानी 25% का इंक्रीज है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स 48 7.5% का इंक्रीज है। और जब मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात करता हूं तो 1,73,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। 39,724 न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और 58,000 का अपग्रेडेशन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए इस दृष्टि से, और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 2022-23 में 5,435.83 करोड़ खर्च हुआ और इस साल 6,263 करोड़ रुपीस 23-24 में खर्च हुआ। 88% जैसा मैंने कहा कि मेडिकल के कॉलेजेस के सीट्स इंक्रीज हुआ, यह भी हम सबके ध्यान में है। कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि जो हार्ड एरियाज हैं, डिफिकल्ट एरियाज हैं, वहां पर डॉक्टर्स की जरूरतों को अगले क्या किया जा सकता है। सरकार ने इसका भी इनिशिएटिव लिया है। हालांकि हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड व्हाटएवर यू वांट, लेकिन हम लोगों ने अपने तरफ से हार्ड एरिया अलाउंस के लिए डॉक्टर्स को, ताकि वो हार्ड एरिया में जाएं
उसकी व्यवस्था करने के लिए, और उसको हमने स्टेट को नेगोशिएबल कहने के लिए कहा है। आप नेगोशिएट करो, जिसका हमने नाम रखा है यू कोट वी पे। आप अपनी सैलरी कोट करो, हम पे करेंगे, लेकिन डॉक्टर वहां पहुंचे। ये है हमारा कमिटमेंट जो हम आपको बताना चाहते हैं। उसी तरीके से नॉन मॉनिटरी प्रेफरेंशियल एडमिशन में जो हम दे रहे हैं, वो अगर हार्ड एरिया सर्व करके आता है, ट्राइबल एरिया सर्व करके आता है, तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट की सीट में हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं और उसकी सीट्स को हम रिजर्व करते हैं। इस तरीके से हमने इस काम को आगे बढ़ाया है। एक काम प्रधानमंत्री भी बैठ जाइए ना, बात आप लोग सारा दिन बोलते रहे, नहीं नो आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आप सारा दिन बोलते रहे, ये अच्छा सभापति महोदय, अच्छी डिबेट है। मैं डायग्नोस्टिक सेंटर्स, यहां चर्चा हुई डायग्नोस्टिक सेंटर्स की दृष्टि से। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहां फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी लाने का प्रयास हुआ है, और ये एनएचएम के तहत हुआ है। और इसमें 14 टेस्ट सब हेल्थ सेंटर में फ्री हैं, 63 टेस्ट पीएचसी में फ्री हैं, 97 सीएचसी में फ्री हैं, 111 सब डिवीजन हॉस्पिटल में फ्री हैं, और 134 टेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में फ्री हैं। यह भी हमको ध्यान में है। मैं आपको आपके माध्यम से सभा को और हमारे सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मेडिकल मोबाइल यूनिट के दृष्टि से प्लेन्स में पर डिस्ट्रिक्ट 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट दी गई है, और ट्राइबल एरिया में 4 दी गई हैं, और जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट 10 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स को देने का काम हुआ है, और इस तरीके से उसको हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। मैं इस पर एक बात और बताना चाहता हूं कि जब मैं एसेंशियल मेडिसिन की बात करता हूं, तो सब हेल्थ सेंटर में 106 मेडिसिन फ्री हैं, पीएचसी में 172 मेडिसिन फ्री हैं, सीएचसी में 300 मेडिसिन फ्री हैं, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स में 318 मेडिसिन फ्री हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 381 मेडिसिन फ्री हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है। मैं इसमें आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जैसा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स के दृष्टि से हम लोगों ने चिन्हित किए, और बड़ी संख्या में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स को भी खोला गया है, जिसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि ताकि हम उनको फैसिलिटी दे सकें। और मैं इसके साथ साथ कुछ प्रश्न आए थे कि आगे कहाँ खोला जाएगा, कहाँ नहीं खोला जाएगा। मैं आपको बता दूं, इट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो हमारा प्रोग्राम है, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। हम एक तरफ खोल भी रहे हैं, उनको कंसोलिडेट भी कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं, और समय के साथ साथ और आगे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे आयुष्मान भारत के बारे में काफी चर्चा हुई। वेणुगोपाल प्लीज, आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स, आई अंडरस्टैंड and I respect your sentiments. So now I am the minister. Now I am the minister. Please. आयुष्मान भारत में हमने जिस स्कीम को चलाया है, मैं यहाँ हाउस को बताना चाहता हूँ। जब मैं 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई, उस समय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में चर्चा होती थी यूएचसी की, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की। और जब ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की चर्चा होती थी तो ऐसा लगता था जैसे शायद भारत इसके बारे में कभी सोच भी नहीं रहा है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे सकेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम हुआ है, तो वो आयुष्मान भारत में हुआ। और इसको एक्सपैंड करने के दृष्टि से जहां आशा वर्कर्स से लेकर के आंगनवाड़ी हेल्पर से लेकर के अन्य वर्कर्स को जोड़ने का प्रयास हुआ है। आज 35 करोड़ लोगों को इसका आयुष्मान का कार्ड बन चुका है, 12 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया है, 55 करोड़ लोगों के लिए यह आयुष्मान भारत का कार्यक्रम दिया गया है।
7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस सिर्फ आयुष्मान भारत में हो गए हैं, 7.37 करोड़, और 1 लाख करोड़ ऑथराइज हुए हैं जिनको हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का हम लोगों ने पेमेंट किया है, उसको भी हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। उसी में जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो 29,000 हैं और उसमें से 12,600 ये एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना है। 40% जो है आयुष्मान जो है वो हॉस्पिटल एडमिशंस में विमेन हैं, 48% आयुष्मान कार्ड के जो लाभार्थी हैं उसमें विमेन हैं, उसको भी आप सबके ध्यान में लाना मेरी आवश्यकता है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि दिस आयुष्मान भारत प्रोग्राम इज ट्रांसपोर्टेबल। एक कोई व्यक्ति वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, उसका कैंसर का इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में हो रहा है, तो आयुष्मान भारत का पेमेंट वाया कैलकाटा नहीं जाएगा, वो सीधा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को पहुंच जाएगा। और इस तरीके की संख्या 12.13 लाख हॉस्पिटल में एडमिशन्स हुए हैं, जिसको हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। मैं इसमें एक प्रश्न आया कि आप अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट में आप स्क्रीनिंग के लिए क्या कर रहे हैं। कैंसर पर बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैंसर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बहुत से कारण हैं कैंसर के बढ़ने के, और उन कैंसर के बढ़ने में सरकार एक योगदान कर रही है कि उसको रोकने के लिए, वो ये है कि हम अर्ली स्क्रीनिंग कर रहे हैं। बहुत लोगों को कैंसर के बारे में बहुत देर से पता चलता है, इसलिए उस बात का प्रयास हो रहा है। और इसीलिए जो हम लोगों ने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रखा है, एनसीडी क्लिनिक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सीएचसी लेवल पर, और डायग्नोसिस सर्विसेज एट अर्ली डिटेक्शन 753 डिस्ट्रिक्ट्स में एनसीडी क्लिनिक्स हम लोगों ने स्थापित कर दी है। 356 डिस्ट्रिक्ट्स में डे केयर सेंटर चल रहा है। 6,238 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का सेंटर चल रहा है, और हमारा एनसीडी का पोर्टल 2018 में स्क्रीनिंग और उसके मैनेजमेंट के लिए खड़ा कर दिया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब से ये हमारा प्रोग्राम कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, ये एनसीडी की क्लिनिक्स शुरू हुई हैं, तब से ओरल कैंसर लगभग 20 करोड़ डिटेक्ट किए गए हैं। 9.6 फीमेल्स का ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है, डिटेक्ट नहीं स्क्रीनिंग हुई है, और 4.8 सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है। इसी तरीके से कैंसर की दवाओं पर भी कंट्रोल रखा गया है, और नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी के तहत, एनपीपीए के तहत 131 एंटी कैंसर ड्रग्स नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डाल दिया गया है, और उनकी दवाओं की जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डालने के कारण उनकी सारी की सारी मेडिसिन की दाम को सरकार कंट्रोल कर रही है और उनको चीप रेट पे देने का प्रयास हो रहा है। उसी तरीके से 30% कैप ट्रेड 42 नॉन शेड्यूल्ड एंटी कैंसर मेडिसिन को ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन में लाया गया है। बहुत से ऐसी कैंसर की ड्रग्स हैं जो एनलेम में नहीं आती हैं, एसेंशियल मेडिसिन में नहीं आती हैं, फॉर्मुलेशंस बदल जाते हैं और बदलने के कारण वो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स में आ जाती हैं। ऐसे भी 42 ड्रग्स को हम लोगों ने उस पर भी कंट्रोल किया है। और उसी तरीके से 526 ब्रांड्स पर भी 50% से ज़्यादा हमने उसके मार्जिन को कम किया है और उसको कंट्रोल में लाया है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत 15 लाख रुपए का और हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट के तहत 15 लाख रुपए का फ़ायदा देने का प्रयास हुआ है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दवाइयों को कम करने के लिए, कैंसर इन पर्टिकुलर एंड मेडिसिन इन जनरल, उसको कम करने के लिए और
सही दवाई मिल सके, इफेक्टिव दवाई मिल सके, सस्ती मिल सके, अफोर्डेबल मिल सके, इसके लिए जन औषधि परियोजना को भी प्रारंभ किया गया है और 13,000 आउटलेट्स खोले गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा है कि आने वाले 5 साल में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे ताकि गरीब लोगों को दवाई मिल सके और उनको दवाइयों का उपयोग हो सके और गरीब लोग उसका उपयोग कर सके। और ये जो रिडक्शन है, मैं सभापति जी आपके माध्यम से हाउस को बताना चाहता हूं कि आम आदमी को कितना फायदा हो रहा है। मैंने एक प्रश्न के उत्तर में 2 दिन पहले बताया है, लेकिन इट इज 50% to 80% रिडक्शन इन मेडिसिन। इस बात को भी हम सबको समझना चाहिए। उसी तरीके से लगभग 210 आउटलेट्स हैं अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट अमृत के तहत, और उसके तहत भी हम लोगों ने लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। एक प्रश्न आया कि ट्रॉमा यूनिट्स को बढ़ाया जाए। मैं यहाँ स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ट्रॉमा यूनिट का भी कार्यक्रम जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से उसको प्रारंभ किया और उसको प्रायोरिटाइज किया और लगभग 196 ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज और 47 बर्न इंजुरीज दिए गए। लेकिन मैं यहाँ एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ ट्रॉमा यूनिट्स के बारे में। हम लोगों ने ट्रॉमा यूनिट्स बना तो दिए, लेकिन ट्रॉमा यूनिट्स आइसोलेशन में नहीं चलते हैं। ट्रॉमा यूनिट्स में एक्सीडेंट के, क्योंकि ये बना है नेशनल हाईवे के बगल में। अब नेशनल हाईवे के बगल में यूनिट तो बन गया, लेकिन जब तक वो फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल ना हो तो ट्रॉमा यूनिट अपने आप में काम करने में कारगर नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको रिविजिट भी करेंगे और रिविजिट करके कैसे इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है उसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सदस्यों को कि हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, उसकी इफेक्टिव प्लानिंग हो, लास्ट माइल डिलीवरी हो, और लास्ट माइल डिलीवरी के बॉटलनेक्स क्या हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं उस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। जहां तक एक बात आई कि पीएम भीम में आयुष्मान भीम में बजट का रिडक्शन हुआ है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपसे इसमें एक बात कहना चाहता हूं और वो आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कि पिछले बार 1,855 करोड़ रुपए बुक हुए थे और हम लोगों ने जो बीई था उससे एक्सपेंडिचर 43% कम हुआ है। 43%। हम पैसा देते हैं, खर्च नहीं होता। इस बार भी 4,200 करोड़ रुपीस हमने दिया है बीई में। आप खर्च कीजिए, जो चाहिए होगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम बता रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, जितना चाहिए होगा, जो चाहिए होगा दिया जाएगा। खर्च करने वाले तो बनो। जब खर्च नहीं होता है तो अब जैसे मैंने कहा कि 1,806 करोड़ रुपए खर्च हुए अगेंस्ट 4,200 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 4,200 crore rupees was given and 1,800 crore rupees has only been spent by the states. तो ये इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इस बार भी 3,200 करोड़ रुपीस रखा गया है। आपकी जरूरत पड़ेगी, जिस दिन ये खर्च करके आ जाओगे आपको दोबारा दे दिया जाएगा। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि सिकल सेल के लिए, सिकल सेल को प्रधानमंत्री जी ने इसके निवारण के लिए, इसके इलाज के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 1 अगस्त 2023 को इसके लिए एक कार्यक्रम, जो उसको नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन कहते हैं, एक मिशन मोड में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और इस मिशन मोड में अफोर्डेबल और एक्सेसिबल क्वालिटी केयर, इसका ध्यान रखा गया है। अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने हेल्थ सेंटर्स में स्पेशल प्रोग्राम्स को लिया है। और इसके स्क्रीनिंग के लिए हम लोगों ने स्पेशल प्रायोरिटाइज करके जोर दिया है। 7 करोड़ लोग हैं जिनको अभी तक इस प्रोग्राम के तहत 2025-26 तक उनके 7 करोड़ की स्क्रीनिंग हो चुकी है। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। नहीं, 7 करोड़ का टारगेट रखा है और 3 करोड़ 85 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। 7 करोड़ वाज द टारगेट एंड 3 करोड़ 85,000 हैज बीन डन। इस तरीके से किया जा रहा है।
लगभग 1,29,00,000 सिकल सेल ये बन करके, ये इनके कार्ड्स बन करके तैयार हो गए हैं। इस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। मैं सदन को इस बात को भी बताना चाहता हूं कि ऑन द प्रिवेंशन साइड वैक्सीनेशन में हम लोगों ने 2014 में दिसंबर में इंद्रधनुष का कार्यक्रम मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 12 फेजेस में ये मिशन इंद्रधनुष हमारे बच्चों को टीकाकरण हो गया है और 5,46,00,000 बच्चे और 1,32,00,000 प्रेग्नेंट वुमेन, इनको वैक्सीनेट किया गया है फेजेस में, और इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया है। मैं हाउस के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि कोरोना आया था, बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन के बारे में बात की। मैं सभापति जी आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस देश ने 20 से 25 साल ले लिए ट्यूबरक्लोसिस की दवा को नेशनल प्रोग्राम बनने में। इस देश ने टेटनस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 20 से 25 साल ले लिए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 100 साल ले लिए। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में पहला केस डिटेक्ट हुआ था। 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दी। ये है मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा भारत। कैसे बदल रहा? जो 20-20 साल 100-100 साल दवाइयों के लिए इंतजार करते थे, आज 9 महीने के अंदर। और कितनी वैक्सीनेशन हुई है? 220 करोड़, 222 करोड़ डबल डोज। और ये वैक्सीनेशन, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, कुछ अप्रिशिएट करना चाहिए। इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड, और अब मैं आपको बता दूं, कोई पाश्चात्य देश 70% से ज्यादा का वैक्सीनेशन नहीं करा पाया है। ये भारत ही है जिसने वैक्सीनेशन टोटल तरीके से करने का प्रयास किया है, उसको आगे बढ़ाया है। इसलिए मित्रों, ले लेंगे सुझाव, चेंबर में आ जाना। मैं एलिमिनेशन की बात करूं तो आज एलिमिनेशन के प्रोग्राम के तहत अगर हम बात करें तो मलेरिया, पोलियो हम इरेडिकेट कर चुके हैं और उसमें हम पोलियो सर्टिफाइड हो चुके हैं। मैटरनल और न्यूनेटल टेटनस में हम एलिमिनेट कर चुके हैं। कालाजार हमने पर 10,000 पॉपुलेशन में लेस देन 1 हम पहुंच चुके हैं। और उसी तरीके से 89% जो था उसको हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया है। MMR हम लोगों ने उसको रिड्यूस किया है, और अगर मैं उसके आंकड़े रखना चाहूं तो 130 पर लाइव बर्थ था, दैट हैज बीन रिड्यूस टू 97 लाख लाइव बर्थ्स। और उसी तरीके से डिक्लाइन इन 83% हैज बीन अचीव्ड इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और अगर मैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात करूं तो 7.8% से 88.9% 6% पहुंच गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वह 37 पर 1000 लाइव बर्थ्स में से 28 पर 1000 लाइव बर्थ्स पहुंच गया है। अंडर मोर्टेलिटी रेट जो है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो 43 से रिड्यूस होकर के 32 पहुंच चुका है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा TFR टोटल फर्टिलिटी रेट वो 2.3 से रिड्यूस होकर के 2.0 यानी 2% तक पहुंच गया है। इस तरीके से हमने अपने जो पैरामीटर्स हैं उसको रिड्यूस करने का और हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्थ के दृष्टि से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं सभापति जी आपके माध्यम से इस हेल्थ के डिबेट पर जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिसने पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत के साथ प्रोएक्टिव होकर के, प्रो रिस्पॉन्सिव होकर के हेल्थ के सेक्टर में एक लंबी छलांग लगाई है। और दुनिया ने इस बात को माना है कि इंडिया हैज प्रूव टू बी एन एग्जाम्पल। भारत एग्जाम्पल बन करके खड़ा हुआ है और इसीलिए आज दुनिया के सारे लोग
भारत के आयुष्मान भारत के मॉडल को स्टडी करने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी रिसर्च की इंस्टीट्यूट और हमारे रिसर्च के इंस्टीट्यूट के साथ साथ जो हमारे वायरल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की हैं और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की ओर हम बनाने के लिए अग्रसर हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हेल्थ ने जहां एक लंबी छलांग लगाई है, उसी तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत सबका स्वास्थ्य आगे ठीक रहे, इस बात का प्रयास किया है। मैं अंत में अपने बुद्धिजीवी दोस्तों को बुद्धिजीवी दोस्तों को यह सलाह देना चाहता हूं कि बुद्धि वहीं प्रदर्शित करे जहां आवश्यकता होती है और जब आवश्यकता होती है। और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि सभी लोगों को बोलने का मौका दिया गया और सभी लोगों को काम करने का मौका भी दिया गया। मैं राजनीतिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल डेंगू का रजिस्ट्री क्यों नहीं केंद्र सरकार को भेजती है, क्यों नहीं बताती है, क्यों छुपाती है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि असम के लोग, से पूछना चाहूंगा कि उनकी स्थिति हेल्थ के पैरामीटर्स में पहले क्या थी और आज क्या बन गई है। और मैं यहां यह भी पूछना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जो बिंदु आपने उठाए थे 57 के 57, उनका मैंने जवाब दिया है और इसके साथ साथ जो हेल्थ की दृष्टि से कार्य हुआ है उसको पूरी तरीके से लेटर और स्पिरिट में स्वास्थ्य विभाग ने भारत की जनता को उपयोगिता में आने के लिए पूरा लागू किया है। और अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो हेल्थ का दृष्टि से बजट में इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है कि